आइए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उदाहरण नंबर कह रहा है गतिशील न्यूट्रॉनों का मंदन, यानी जो न्यूट्रॉन है उनमें रिटार्डेशन हो रहा है, उनकी गति घट रही है, मतलब वेग उनका कम किया जा रहा है। तो कह रहा है किसी नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन विशिष्ट रूप से उनका वेग कितना है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड है, को 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक मंदित कर दिया जाना चाहिए, ताकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की यूरेनियम के समस्थानिक U9235 से अन्योन क्रिया करने की प्रायिकता उच्च हो जाए, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि वेग जब घट जाएगा तो उससे इंटरेक्शन करने या अन्योन क्रिया करने में आसानी हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि न्यूट्रॉन एक हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन, जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मात्र कुछ गुना है, से प्रत्यास्थ संघट्ट करने में अपनी अधिकांश गतिज ऊर्जा की क्षति कर देता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि जो हल्के नाभिक हैं जैसे ड्यूटेरियम या कार्बन, जिसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मात्र कुछ गुना होता है, से प्रत्यास्थ संघट्ट यानी इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जिसमें ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे, यानी कंजर्व रहेंगे। तो प्रत्यास्थ टक्कर करने में अपनी अधिकांश गतिज ऊर्जा की क्षति कर देता है। ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा की क्षति हो रही है यहाँ पे गतिज ऊर्जा की क्षति हो रही है। ऐसे पदार्थ प्रायः भारी जल D2O अथवा ग्रेफाइट, जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है, मंदक कहलाते हैं। तो कुल मिला के सिद्ध करना है कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये हमको सिद्ध करना है इस टक्कर में। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यास्थ टक्कर यानी इलास्टिक कोलिजन है, फिर भी गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग की क्षति हो रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो रेखीय संवेग है वो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों में कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है, जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षित रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। कोलिजन चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा की क्षति हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें, न्यूट्रॉन की आरंभिक गतिज ऊर्जा K1I, मतलब प्रारंभिक के लिए, इनिशियल के लिए I लिखा है, इक्वल टू हाफ m1 v1I स्क्वायर, ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए, जबकि समीकरण 6.27 में इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा है। अब अंतिम गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो ये देखिए 6.27 में VIF यानी फाइनल का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये है। जब यूरेनियम नाभिक से वो टकराएगा उसके बाद अंतिम गतिज ऊर्जा, तो KIF इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर F, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और बाहर v1I स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए आंशिक क्षयित गतिज ऊर्जा। तो आंशिक क्षयित जो गतिज ऊर्जा है, तो हमने आपको बताया था कि कम बटे ज्यादा, पूरी फिजिक्स में ज्यादा में कम घटाना है और कम में ज्यादा का भाग देना है। ये मोटा मोटा याद रखिए, कहीं कहीं इसका उल्लंघन होगा, बाकी हर जगह सही होगा। तो आंशिक गतिज ऊर्जा में जो क्षय है, कमी आई है, तो F1 हो जाएगा K1F अपान K1I, यानी अंतिम अपान प्रारंभिक है। तो जैसे बात है कि ऊर्जा में क्षति हुई तो अंत वाली कम होगी, तो कम बटे ज्यादा। तो यहाँ पर ये बटे, मतलब ये करेंगे तो ये पूरे का बटे ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए K1F ये है तो ये पूरा रहेगा ऊपर, और K1I ये है तो ये बटे में पूरा चला जाएगा इसके, ये वाला। तो ये सॉल्व करने पे हमको प्राप्त होगा F1 = K1F अपान K1I। तो ये आ जाएगा m1 - m2 अपान m1 + m2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्षयित आंशिक गतिज ऊर्जा, मतलब कितनी लॉस हुई है। अब जबकि विमंदक नाभिक K2F अपान K1I द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा वृद्धि है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास प्रोटॉन है, ये मान लीजिए प्रोटॉन है। दूसरी तरफ ये यूरेनियम नाभिक है U92-235। तो इसकी इससे टक्कर हो रही है। तो टक्कर के पहले क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन टकरा रहा है, इसको ध्यान देना है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये इससे टकरा रहा है। तो टक्कर के पहले इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है और टक्कर के बाद कितनी गतिज ऊर्जा है। तो जबकि समीकरण 6.27 से इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा, देखिए न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो न्यूट्रॉन की टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। अब इसके बाद इसकी आंशिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा में कितनी क्षय होगा, लॉस होगा। तो ये देखिए प्रतिशत निकाला गया, जैसे प्रतिशत निकालते हैं उस तरह। अगर वैसे कितना क्षय हुआ तो हमें प्रारंभिक में अंतिम घटाना चाहिए, तो कितना क्षय हुआ वो निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए भाग करके निकाला गया, यानी कितना भाग क्षय हुआ है वो निकाला जा रहा है, घटा कितना वो नहीं, कितना भाग क्षय हुआ। तो ये कितना भाग न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का क्षय हुआ ये निकल आया K1F अपान K1I। अब इतना न्यूट्रॉन का क्षय हुआ, तो अब जो यूरेनियम नाभिक है तो जितना ये क्षय होगा उतना इसको मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट तो होती नहीं। तो जितना इसका नुकसान होगा उतना इसका फायदा होगा, इसका मतलब इसका बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि जबकि विमंदक नाभिक, विमंदक कौन है, जो गति को कम कर रहा है, यूरेनियम नाभिक है। तो जबकि विमंदक नाभिक K2F अपान K1I, ऐसे यहाँ प्रोटॉन की अंतिम के लिए K1F अपान K1I किया गया था, तो यहाँ पर अब यूरेनियम के लिए K2F अपान K1I होगा। यहाँ पर K2F हो जाएगा, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा किसकी, यूरेनियम नाभिक की, अपान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कब, जब ये न्यूट्रॉन से टक्कर नहीं हुई थी तब, ये वाली। तो इससे जब भाग देंगे तो वही कह रहा है कि K2F अपान K1I द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा वृद्धि, इसका घटा तो इसका बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब दुनियादारी करने की जरूरत ही नहीं है। जितना है अगर कुल को 1 मान लें तो उसमें से अगर हम इसको घटा दें तो यूरेनियम की कितनी गतिज ऊर्जा होगी वो आ जाएगी। तो इसीलिए F2 = 1 में ये F1 को घटा दिया है, प्रोटॉन वाली गतिज ऊर्जा में जो नुकसान हुआ है। तो जो नुकसान होगा तो टोटल का उतना बचेगा जितना नुकसान के बाद बचा है। तो F2 = 1 - F1। अब ये जो घटा है उतनी गतिज ऊर्जा जो है इसमें जुड़ेगी, इसीलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि लिखा है। प्रोटॉन की जो नुकसान होगी वो इसमें जुड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं, तो इसकी गतिज ऊर्जा इसमें जुड़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि जबकि विमंदक नाभिक K2F अपान K1I द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा वृद्धि है, तो F2 बराबर हो जाएगा 1 - F1 प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो ये आ जाएगा 1 - जब F1 की जगह ये रखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 4m1m2 अपान m1 + m2 का होल स्क्वायर। अब उपरोक्त परिणाम
को समीकरण 6.28 से प्रतिस्थापित करके भी सत्यापित किया जा सकता है। तो यही कह रहा है कि जो समीकरण हमको मिला है इसको 6.28 जो है समीकरण उसमें रख करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 6.28 देख लेते हैं। ये 6.28 यानी V2F जो दिया गया है इसमें भी रख करके हम प्राप्त कर सकते हैं इसको इसमें रख के। तो वही कह रहा है कि F2 = 1 - F1 है। तो ये आ गया है F1, ये वाला पूरा यहाँ रखा गया है इस जगह। कह रहा है उपरोक्त समीकरण को परिणाम को समीकरण 6.28 से प्रतिस्थापित करके भी सत्यापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से निकला। इसको फिर से समझिए कि प्रोटॉन टकरा रहा है यूरेनियम नाभिक से, तो प्रोटॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, फिर प्रोटॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद ये पीछे 6.27 जो फार्मूला दिया गया है उससे लिखा गया। अब आंशिक गतिज ऊर्जा भिन्नात्मक रूप में, भिन्नात्मक देखिए कह रहा है, तो अंतिम अपान प्रारंभिक कर दिया गया। तो ये अंतिम अपान है प्रारंभिक, तो ये आ गया F1 = m1 - m2 / m1 + m2 का होल स्क्वायर। ये क्षयित आंशिक गतिज ऊर्जा है, कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए, जबकि विबंधक नाभिक K2F/K1I द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा वृद्धि है, मतलब प्रोटॉन का नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊर्जा जुड़ेगी जाके यूरेनियम में, तो उसका फायदा होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो जबकि विबंधक नाभिक यानी जो यूरेनियम है, जो इसकी न्यूट्रॉन की गति को कम कर रहा है, उसमें K2F/K1I द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। वो कितनी होगी? इतना वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के कितना ऊर्जा में वृद्धि हुई? तो टोटल ऊर्जा को अगर 1 मान लिया जाए, टोटल गतिज ऊर्जा को, तो 1 में से इतना घटा दें तो उतना ही वृद्धि होगी हमारी ये यूरेनियम नाभिक की, यानी जो गति को मंद कर रहा है न्यूट्रॉन की। तो ये आ गया 4m1m2/m1 + m2 का होल स्क्वायर, जब F1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखी गई। अब इसको हम जैसे 6.727 से किया है, ऐसे 6.28 में प्रतिस्थापित करके भी ये सत्यापित किया जा सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है ड्यूटेरियम के लिए M2 = 2m1 और हम प्राप्त करते हैं F1 = 1/9, जबकि F2 = 8/9, क्योंकि F1 + F2 = 1 होना चाहिए। ये F1 इधर आ जाए तो F1 + F2 = 1 ही तो हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब ड्यूटेरियम की बात आएगी तो ड्यूटेरियम का 1H2 होता है। हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताए थे, 1H1, 1H2, 1H3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो ड्यूटेरियम की बात होगी तो इसका परमाणु भार ये 2 है, तो M2 = 2m1 हो जाएगा ड्यूटेरियम के लिए, यानी ये 2 गुना है पहले का। ये प्रोटियम, ये है प्रोटॉन, अगर तो M2 = 2m1 होगा। तो वही कह रहा है कि ड्यूटेरियम के लिए M2 = 2m1 और हम प्राप्त करते हैं F1 = 1/9, जबकि F2 = 8/9। ये मतलब M2 = 2m1 अगर रख देंगे इस फार्मूले में, तो ये F1 = 1/9 प्राप्त होगा और F2 = 8/9 प्राप्त होगा ड्यूटेरियम के लिए। आता है न्यूट्रॉन की लगभग 90% ऊर्जा ड्यूटेरियम को हस्तांतरित हो जाती है, तो लगभग 90% ऊर्जा ड्यूटेरियम में चली जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए 1/9 है, तो 100 में अगर 1 को 100 माना जाए तो 100 में 90%, तो 1/9 करेंगे अगर हम
तो 1/9 करेंगे तो लगभग 0.11 आता है, और 8/9 करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 नहीं है 81, लगभग 90 आएगा। तो वही 90 F2 में 90% हो गया, ये केवल 10% के आसपास बचा। तो F2 मतलब ये अगर न्यूट्रॉन है और ये ड्यूटीरियम है अगर, तो ये 10% बची है, 90% के लगभग हो गई। तो वही कह रहा है कि अतः न्यूट्रॉन की लगभग 90% ऊर्जा ड्यूटीरियम को हस्तांतरित हो जाती है। तो कार्बन के लिए F1 बराबर 71.6% और F2 बराबर 28.4%। कार्बन के लिए अगर कार्बन का 12 रख के देखेंगे, C6 12 होता है परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, तो लगभग ये रेशियो आ जाएगा, F1 बराबर 71.6% और F2 बराबर 28.4%। हालांकि व्यवहार में सीधा संघट्ट विरले ही होने के कारण यह संख्या काफ़ी कम होती है। मतलब अगर हम जनरली देखें तो हेड ऑन कोलिजन यानी सीधा टक्कर बहुत कम ही देखने को मिलता है। यदि दोनों पिंड के आरंभिक तथा अंतिम वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं तो ऐसे संघट्ट को एक विमीय संघट्ट अथवा सीधा टक्कर कहते हैं। तो अगर एक सरल रेखा में टक्कर होती है तो उसी को वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन सीधा टक्कर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि दोनों पिंडों के आरंभिक तथा अंतिम वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ध्यान देना है, आरंभिक और अंतिम वेग यानी टकराने के बाद उसी सरल रेखा में रहना चाहिए वस्तु को, वेग उसी सरल रेखा में है, तो इसे एक विमीय संघट्ट या सीधा टक्कर कहते हैं। छोटे गोलीय पिंडों के लिए यह संभव है कि पिंड 1 की गति की दिशा विराम अवस्था में रखे पिंड 2 के केंद्र से होकर गुजरे। तो जाहिर सी बात है कि एक की गति छोटे पिंडों की अगर बात करें तो एक की गति दूसरे के जो विराम अवस्था में रखा गया उसके सेंटर से होकर गुजरेगी, तभी ऐसा हो पाएगा। सामान्यतः यदि आरंभिक वेग तथा अंतिम वेग एक ही तल में हो तो संघट्ट द्विविमीय कहलाता है। अब देखिए, अगर प्रारंभिक और अंतिम वेग एक ही तल में है, अगर एक ही रेखा में है तो एक विमीय संघट्ट है, और एक ही तल में है तो द्विविमीय संघट्ट हो जाएगा। इसको ध्यान देना है। और इन बातों को देखिए, जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये थोड़ा सा करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार जब आप समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में बड़ा आराम रहेगा। अब आगे देखते हैं द्विविमीय संघट्ट यानी कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन इन 2 डायमेंशन मतलब एक प्लेन में अब चलेगा हमारा पिंड। तो चित्र 6.10 स्थिर द्रव्यमान M2 से गतिमान द्रव्यमान M1 का संघट्ट का चित्रण करता है। ये देखिए 6.10 हमने फिगर देखा। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये जो रेखा है और ये डॉट डॉट जो है एक ही सीध में नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर उठी हुई है। जब ये थोड़ा ऊपर उठी है तो जब M2 से M1 टकराएगा तो M2 इधर जाएगा, M1 इधर जाएगा, तो एक तल में गति होगी, इसको द्विविमीय कहेंगे। और इस सरल रेखा से ये मान लीजिए θ1 कोण बनाता है, ये θ2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसलिए x y 2 एक्सिस हो गए, इसलिए ये एक समतल में गति के समान हो गई, 2 विमा हो गई इसमें। तब देखते हैं, तो चित्र 6.10 स्थिर द्रव्यमान M2 से गतिमान द्रव्यमान M1 का संघट्ट का चित्रण करता है, यानी M2 स्थिर है, M1 गतिमान है, उससे M2 से टकरा जाता है। इस प्रकार के संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसमें क्या होता है कि रेखीय संवेग, देखिए बार बार यही बात हो रही है, संवेग नहीं रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लिनियर मोमेंटम। आप देखिए, चूंकि संवेग एक सदिश राशि है, अतः यह तीनों दिशाओं x y z के लिए 3 समीकरण प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है कि x y z 3 डायमेंशन होती हैं, तो चूंकि सदिश राशि है तो तीनों में अपना प्रभाव दिखाएगा। संघट्ट के पश्चात
यानी टक्कर के पश्चात m1 तथा m2 के अंतिम वेग की दिशाओं के आधार पर समतल का निर्धारण कीजिए और मान लीजिए कि यह XY समतल है। तो अब हमको ये करना है कि कह रहा है संघट्ट के पश्चात यानी टक्कर के पश्चात m1 तथा m2 के अंतिम वेग की दिशाओं के आधार पर समतल का निर्धारण कीजिए और मान लीजिए कि यह XY प्लेन है। तो अभी जो हमने फिगर देखा तो इसमें दोनों को XY प्लेन बनाया है। फिगर में देखिए ये X प्लेन है, ये Y प्लेन है। तो हम ये मान रहे हैं कि टक्कर के बाद ये दोनों पिंड XY प्लेन में जा रहे हैं। अब देखिए जब ये XY प्लेन में जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, रेखीय संवेग के Z घटक का संरक्षण यह दर्शाता है कि संपूर्ण संघट्ट XY प्लेन में समतल में है। X घटक और Y घटक के समीकरण निम्न है। अब देखिए रेखीय संवेग के Z घटक का संरक्षण यह दर्शाता है कि संपूर्ण संघट्ट XY समतल में है। तो देखिए Z घटक जो है Z कंपोनेंट वो कंजर्व है। इसका मतलब ये बता रहा है कि टक्कर जो है XY प्लेन में है। तो X और Y प्लेन के समीकरण निम्न है। तो XY प्लेन के समीकरण की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब टक्कर नहीं हुई थी तो m2 पिंड हमारा स्थिर था। तो m1 v1 प्लस m2 v2 अगर हम करेंगे तो m2 तो हमारा स्थिर है, तो v2 0 हो जाएगा। तो केवल m1 v1 I बचेगा यानी प्रारंभिक वेग m1 का। और बाद में टक्कर के बाद देखिए m1 हमारा θ1 से इधर जाता है और m2 θ2 से उधर, जैसे फिगर में हमने देखा है। ये देखिए फिगर बना हुआ। तो ये m1 है, थीटा के साथ एंगल बना रहा है। तो अगर इस रेखीय इसकी दिशा में ही सीधा अगर निकालें तो कास के साथ पास में कास, सामने साइन हमने बताया था। तो x एक्सिस के साथ कास थीटा का कंपोनेंट आएगा, y एक्सिस के साथ साइन थीटा। तो एक बार m1 v1 f cos θ1 प्लस m2 v2 f cos θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही हो गया m1 v1 I cos θ1 प्लस m2 v2 f cos θ2। ये m1 v1 f है, I नहीं है f। तो ये हो गया। अब देखिए टक्कर के पहले x एक्सिस में वेग था, ये वाला पहले पिंड का वेग x एक्सिस में था। देख लीजिए इसको, टक्कर के पहले ये x एक्सिस में जा रहा है, y में इसकी कोई गति नहीं और m2 स्थिर है। तो इसका मतलब जब हम m1 v1 प्लस m2 v2 लिखेंगे टक्कर के पहले की गति, तो m2 तो स्थिर है, तो m2 v2 तो वैसे 0 हो जाएगा। और m1 की गति x एक्सिस में है, y में नहीं है, तो y एक्सिस में गति m1 की भी 0 होगी, y एक्सिस की अगर बात करें। तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस में m1 v1 I भी 0 है, पूरा 0 है। m1 v1 भी और m2 v2 भी y एक्सिस के लिए, तो ये पूरा 0 हो गया। और y एक्सिस में हमने बताया था पास में कास सामने साइन, तो थीटा के पास वाली भुजा में कास आया है, सामने वाली में साइन आएगा। तो ये हो जाएगा m1 v1 f साइन थीटा माइनस m2 v2 f साइन थीटा 2। ये साइन थीटा 1, ये साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका घटक m1 का इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका घटक m2 का इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉजिटिव y एक्सिस है या नेगेटिव y एक्सिस है, इसलिए प्लस की जगह अब माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। तो अधिकतर स्थितियों में माना जाता है कि
m1 m2 और v1 i मतलब प्रारंभिक वेग ये सब ज्ञात है। अतः संघट्ट के पश्चात हमें 4 अज्ञात राशियां v1f, v2f, θ1 और θ2 प्राप्त होती हैं। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 चीज़ें हमें प्राप्त होंगी और ये m1 m2 v1 i हमें पता है। जबकि हमारे पास मात्र 2 समीकरण है, यही 2 समीकरण है। यदि θ1 θ2 बराबर 0 तो हम पुनः एक विमीय संघट्ट के लिए समीकरण 6.24 प्राप्त कर लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू 0 कर देगा तो जाहिर सी बात है कि थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर से सरल रेखीय गति हो जाएगी। ये 0 हो गया, ये भी 0, तो इधर ही तो मोशन होगा एक सरल रेखा में, यानी एक विमीय गति होने लगेगी। तो 6.24 जो समीकरण हमने ऊपर प्राप्त किया है वही हमको फिर मिल जाएगा, ये वाला। अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि अब यदि संघट्ट प्रत्यास्थ हो मतलब कोलिजन हमारा इलास्टिक है, तो प्रत्यास्थ टक्कर है अगर, तो हाफ m1 v1 i स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जब टक्कर हो रही है और प्रत्यास्थ टक्कर है तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग, तो पहला पिंड केवल गतिमान है, दूसरा स्थिर है, तो उसके लिए हाफ m1 v1 i स्क्वायर करेंगे प्लस हाफ m2 v2 i स्क्वायर करेंगे, तो v2 i स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो केवल हाफ m1 v1 i स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 f स्क्वायर। अंत में जब दोनों गतिमान होंगे तो पहले की फाइनल वेलोसिटी और दूसरे पिंड m2 वाले की फाइनल वेलोसिटी दोनों का योग होगा। ये जब θ1 बराबर θ2 0 होंगे तो 6.24 प्राप्त हो जाएगा। अब यदि प्रत्यास्थ संघट्ट है मतलब टक्कर इलास्टिक है, कोलिजन प्रत्यास्थ है, तब की बात हो रही, तो प्रत्यास्थ में तो दोनों गतिमान हो जाएंगे। तो यह हमें समीकरण 6.29 व 6.30 के अलावा एक और समीकरण देता है जो अभी हमने 29-30 ऊपर निकाला। लेकिन अभी भी हमारे पास सभी अज्ञात राशियों का पता लगाने के लिए एक समीकरण कम है, मतलब अभी भी ये समीकरण जो प्राप्त हो जाएगा उससे भी सारी चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होंगी। अतः प्रश्न को हल करने के लिए 4 अज्ञात राशियों में से कम एक और राशि मान लीजिए θ1 ज्ञात होनी चाहिए। उदाहरणार्थ कोण θ1 का निर्धारण संसूचक को कोणीय रीति में x अक्ष से y अक्ष तक घुमा कर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जब 4 चीज़ें प्राप्त करनी है 1 2 3 4, तो समीकरण अभी हमारे पास 3 ही है 1 2 3, तो एक चीज़ हमारी अभी प्राप्त होने से रह जाएगी। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि θ1 हमको ज्ञात होनी चाहिए, तो θ1 का निर्धारण संसूचक को कोणीय रीत से, मतलब जैसे घड़ी घूमती है इस प्रकार से x और y अक्ष तक घुमाया जा सकता है जिससे θ1 प्राप्त किया जा सके। तो राशियों m1 m2 v1 i θ1 के ज्ञात मान से हम समीकरण 6.29 6.31 का उपयोग करके v1f v2f और θ2 का निर्धारण कर सकते हैं। ये घटाने का चिन्ह देखिए लगा है। तो कुल मिलाकर के जैसे भी प्राप्त करते हैं हमें फार्मूले से मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको करते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि चित्र 6.10 जो हमने अभी ऊपर देखा में चित्रित संघट्ट बिलियर्ड की समान द्रव्यमान m1 तथा m2 वाली 2 गेंदों के मध्य हुआ है, जिनमें प्रथम गेंद Q कहलाती है जिसको डंडा भी कह रहा है, और द्वितीय गेंद लक्ष्य कहलाती है। पहला दूसरे में टकरा रहा है, तो जैसे डंडे से हम गोली को मारते हैं तो इसलिए डंडा लिख दिया। जब हम वो खेलते हैं टेनिस बॉल जब जिसको कहते हैं, तो खिलाड़ी लक्ष्य गेंद को θ2 बराबर 37 डिग्री के कोण पर कोने में लगी थैली में गिराना चाहता है, यानी थैली
37 डिग्री के कोण पर है। टेनिस बॉल आप देखे होंगे। यहाँ मान लीजिए कि संघट्ट प्रत्यार्थ तथा घूर्णन और घूर्णन गति महत्वपूर्ण नहीं है। घर्षण और घूर्णन गति यानी फ्रिक्शन और रोटेशनल मोशन का कोई विशेष महत्व नहीं है। कोण θ1 ज्ञात कीजिए। θ1 ज्ञात करना है, θ2 हमको बता दिया है और m1 m2 दोनों द्रव्यमान समान है दोनों गेंदों के। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि द्रव्यमान समान है अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार v1i बराबर v1f प्लस v2f हो जाएगा। यह इसलिए ऐसा हो जाएगा कि जब हम इस तरह लिखेंगे टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? m1 v1i प्लस m2 v2i बराबर m2 v2f प्लस m1 v1f, इस तरह लिखेंगे। अब चूंकि यम समान है तो यम तो कट जाएगा ऐसे ऐसे ना, यम समान है सबके लिए, m1 बराबर m2 है, तो क्या बचेगा? अब v2 हमारा ये 0 है क्योंकि दूसरी बॉल स्थिर है, तो इधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन इधर दोनों गति करेंगे जब टकरा जाएगा तो दोनों का वेग रहेगा। तो v1i बराबर v1f प्लस v2f बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा गया। आप देखिए समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्राप्त होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो v1i स्क्वायर बराबर v1f प्लस v2f डॉट v1f प्लस v2f, दोनों का 2 बार गुणा हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे तो जैसे a स्क्वायर प्लस a प्लस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, तो वैसे हो जाएगा ये v1f का स्क्वायर प्लस v2f का स्क्वायर प्लस 2v1f प्लस डॉट v2f हो जाएगा। तो इसको और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर प्लस 2v1f v2f cos थीटा होता था। ये पीछे फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं कि थीटा डिग्री एंगल पर हो तो फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उसी तरह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री अंतिम है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि पूरा घुमा करके घुमा दिया जाए अगर, तो उस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये घुमाने की वजह से जो फाइनल एंगल है वो 37 डिग्री, और सरल रेखा में 37 डिग्री घूम गया तो जो बचा है उसको θ1 मान लिया। तो कोण कितना हो गया प्रारंभिक? θ1 प्लस 37 डिग्री। अब ये θ1 निकल आएगा, पूरा कोण θ1 प्लस 37 डिग्री हो गया। कैसे माना ये समझिए। उसने बोला था कि जैसे कोण ना पता हो तो इसे हम घुमा देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सरल रेखा है और सरल रेखा से कोण हमको थीटा दिया गया है θ1, और बाद वाला कोण बाद वाला 37 डिग्री दिया है, और पहले वाला θ1। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए सरल रेखा है और यहाँ से ये, तो ये कोण हमको 37 डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 37 डिग्री, तो इसको हम θ1 मान लेंगे। तब ये सिद्धांत में जो सरल रेखा में टक्कर हो रही है तो ये पूरा कोण कितना होगा? θ1 प्लस 37 डिग्री, तो इसीलिए θ1 प्लस 37 डिग्री लिखा है। तो चूंकि संघट्ट प्रत्यार्थ है और द्रव्यमान m1 बराबर m2 है तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण समीकरण 6.31 से हमें प्राप्त होता है। तो 6.31 समीकरण क्या है? ये 6.31 है। तो इसमें रखेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। तो प्रारंभिक में एक स्थिर है तो उसके लिए 0 हो जाएगा, तो ये पूरा यही समीकरण आ जाएगा जैसा अभी हमने निकाला। तो यहाँ पर चूंकि यम कांस्टेंट है तो यम पूरा कट जाएगा और हाफ पूरा कट जाएगा उस समीकरण में, क्योंकि यम दोनों बराबर है m1 m2। तो ये आ जाएगा v1i स्क्वायर बराबर v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर।
तो उपरोक्त दोनों समीकरण, ये वाला और ये वाला 6.32 और 6.33 की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे तो जब तुलना करेंगे इसकी और इसकी तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा? cos θ1 + 37 डिग्री बराबर 0 बचेगा, इतना ही बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। इधर देखिए ये पूरा कटेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर ये पूरा कट जाएगा, तो केवल cos θ1 + 37 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, जो इस पक्ष में 0 है। तो ये θ1 आ गया 53 डिग्री। इससे सिद्ध होता है कि जब समान द्रव्यमान के दो पिंड जिनमें से एक स्थिर है पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे से समकोण बनाते हुए गति करते हैं, समकोण बनाते हुए गति करते हैं। क्योंकि जब दो कंपोनेंट लेंगे तो θ1 + 37 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि cos 0 का मान 90 होता है, तो जब ये cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये θ1 + 37 डिग्री बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के जब पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, यानी एक प्लेन पर एक समतल पर टक्कर होती है, तो दोनों एक दूसरे से समकोण पर गति करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति हमारी समकोण पर होती है। यदि हम चिकने पृष्ठ वाले गोलीय द्रव्यमानों पर विचार करें और मान लें कि संघट्ट यानी टक्कर तभी होता है जब पिंड एक दूसरे को स्पर्श करें, तो विषय अत्यंत सरल हो जाता है। मार्बल, कैरम तथा बिलियार्ड के खेल में ठीक ऐसा ही होता है कि जब उससे स्पर्श करती हैं तभी टक्कर होता है और तभी गति होती है। अब देखिए आगे क्या है, कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में संघट्ट तभी होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करें, बिना छुए तो टक्कर हो नहीं सकती। लेकिन विचार कीजिए कि कोई धूमकेतु दूरस्थ स्थान से सूर्य की ओर आ रहा है, अथवा अल्फा कण किसी नाभिक की ओर आता हुआ किसी दिशा में चल रहा है, किसी दिशा में चला जाता है। यहाँ पर हमारी दूरी पर कार्यरत बलों से सामना होता है, यानी दूर पर जो बल काम कर रहे हैं उनसे सामना होता है। इस प्रकार की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, यानी बिना छुए ही एक दूसरे का रास्ता बदल जाता है। इसको प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं, मतलब फैलाव हो जाता है उन कणों का। जिस वेग तथा दिशा में दोनों कण गतिमान होंगे, वह उनके आरंभिक वेग, उनके द्रव्यमान, आकार तथा आमाप तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। तो जिस दिशा में दोनों कण गतिमान होंगे तो किस किस पर निर्भर करेगा? वेग, द्रव्यमान, आकार, साइज, आकृति, आकार और आकृति तथा उनके बीच की अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन या जो रिएक्शन हो रही है उस पर निर्भर करेगा। तब देखिए सारांश आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।